हेलो दोस्तों, कैसे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो देखो, जो आज की क्लास रहेगी ये 2015 में एसआई का देखो जो पेपर हुआ था उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम प्रीवियस ईयर को देखो डिस्कस कर रहे होंगे। तो सभी को पहले खुद क्वेश्चन ट्राई करना है, उसके बाद देखो वीडियोस देखनी है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो आज की क्लास में लगभग हम 30 से 32 क्वेश्चन देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। क्या बात क्लियर है सभी को? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। देखो सभी लोग ट्राई करो पहले। तो क्वेश्चन है, यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है और x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? देखो हमें वैल्यू बतानी है x इंटू वाई की। देखो ध्यान दो, अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर 100 के बराबर है, अरे इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है x प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? देखो x प्लस वाई की वैल्यू जैसे मैं स्क्वायर को मैं यहां भेजूंगा, क्या रूट नहीं हो जाएगा? तो ये रूट 100 हो जाएगा। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी? देखो 10 निकल के आएगी। क्या सभी को बात क्लियर है? देखो दूसरे वाले केस में हमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे क्या रूट 16 नहीं हो जाएगी? अरे हाँ कि ना? जैसे ये स्क्वायर कर उस साइड जाएगा ना, अरे क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो अगर मुझे a की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/2। और इस 1/2 का ही मतलब क्या होता है? इस 1/2 का मतलब ही रूट होता है। तो यहां से a की वैल्यू क्या रूट 4 नहीं हो जाएगी? मतलब a की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी? 2 हो जाएगी। तो वही कहानी देखो यहां भी है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, तो ध्यान दो यहां पे। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी? क्या 4 नहीं हो जाएगी? देखो हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 भी गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी गिवन है। तो क्या हम दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, देखो यहां से कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो पहले माइनस करते हैं या ऐड करते हैं, y से y कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 14। यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 7। अगर x की वैल्यू 7 है ना, इस वैल्यू को देखो कहीं भी पुट कर लो। चाहो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट कर सकते हैं, चाहो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट कर सकते हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगी? 3। देखो हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है। क्या हम x इंटू वाई नहीं निकाल सकते हैं? तो x इंटू वाई का मतलब 7 गुणा 3। तो यहां से x इंटू वाई का मतलब क्या हो जाएगा? 7 गुणा 3। क्या सभी को मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा? 21। देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या था? सही आंसर था। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो एक कंपाउंड इंटरेस्ट है जिसे हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं, देखो वहां से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3 वर्ष में 800 और 4 वर्ष में 840 हो जाता है, तो हमें क्या बताना है? हमें ब्याज की दर बतानी है। अरे क्या हमें ब्याज की दर नहीं बतानी है? ठीक है, देखो कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को। देखो पहले सभी लोग खुद ट्राई कर रहे होंगे, उसके बाद वीडियोस यहाँ पे देखो देख रहे हो सभी लोग। देखो मान लो हमारा जो मूलधन है, देखो हमारा कुछ मूलधन रहा होगा। अरे क्या मूलधन या प्रिंसिपल? देखो मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन एक ही बात है। हमारा कुछ मूलधन रहा होगा। देखो 3 साल के बाद क्या 800 नहीं हो जाता है? अरे होता है कि नहीं? तो 3 साल के बाद ये 800 हो जाता है
और अगले 1 साल के बाद मतलब 4 साल के बाद टोटल ये क्या हो जाता है, ये 840 हो जाता है। अरे होता है कि नहीं? क्या इतनी बात सभी को समझ आ रही है? क्या सभी लोग यहाँ तक की कहानी समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो कोई पैसा 800 से 840 हो गया, क्या ब्याज नहीं मिला है? अरे मिला है कि नहीं? देखो सभी को पता है 40 रुपीज का देखो ब्याज मिला है। अगर क्वेश्चन बोलता ना तीसरे साल से चौथे साल में जाने पर बताओ कितने रुपए का ब्याज मिला, तो बिना शर्म किए हम क्या बोलते, बापूजी 40 रुपीज का ब्याज मिला। अरे मिला है कि नहीं? पर हमें देखो ब्याज का क्या बताना है, दर बतानी है, कितना % ब्याज मिला होगा। 40 का ब्याज किस पे, इस 800 रुपीज पे। अगर मुझे इसे परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 8 से काटा 5 बार, इसका मतलब जो ब्याज की दर रही होगी क्या वो 5% नहीं रही होगी। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी क्या था, देखो सही आंसर था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ए बी सी 3 चर के लिए यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 38 और ए बी सी की वैल्यू क्या गिवन है, 30 गिवन है, तो हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताना है। अरे बताना है कि नहीं? देखो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो बेसिक फॉर्मूले से, दूसरा देखो हम यहाँ से देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखो अब जब करना समझते हैं। देखो क्वेश्चन को अब जब कैसे किया जाता है बहुत ध्यान से बात समझो। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10 है। अरे 10 है कि नहीं? और देखो वहां पे दूसरी लाइन गिवन है ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 30 गिवन है। मुझे ये बताओ जो 3 नंबर हैं ए बी सी, उन्हें मल्टीप्लाई करके देखो 30 निकल के आता है और इन तीनों का सम देखो 10 है। क्या हम हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं? अरे हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं? देखो सभी को पता है अगर मैं 2 को 5 से गुणा करता हूं तो मुझे देखो 10 मिलता है कि नहीं? तो देखो और मुझे पता है कि अच्छा अगर मैं इसको एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 या 15 दूना 30, मतलब इसका मतलब इनका प्रोडक्ट क्या निकल के आया है, देखो 30 निकल के आ चुका है। देखो जस्ट हिट एंड ट्रायल है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो मैंने ए की वैल्यू मैंने 2 मान ली, बी की वैल्यू मैंने 3 मान ली और सी की वैल्यू मैंने 5 मान ली। अरे मान सकता हूं कि नहीं? तो 5 या 15 दूना 30, क्या 30 सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं? दूसरी कहानी दूसरा चेक करते हैं। अगर मैंने ए बी और सी अगर मैंने 2 3 5 माना है, क्या इनका सम 10 आना चाहिए कि नहीं? देखो इनका सम भी क्या आ रहा है, 10 ही आ रहा है। 5 3 8 और 2 10। देखो एक कहानी और है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या 38 नहीं है? अरे 38 गिवन है कि नहीं क्वेश्चन में? तो देखो हम यहाँ चेक करते हैं, ए की वैल्यू अगर हमने 2 माना है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी की वैल्यू देखो हमने 3 अज्यूम की है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी की वैल्यू हमने 5 माना हुआ है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो जैसे मैं इन्हें ऐड करता हूं 25 और 9 34 और 34 और 4 38, क्या चीजें सेटिस्फाई नहीं हो चुकी हैं? अरे क्या सम 38 ही नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ए बी सी की वैल्यू 2 3 और 5 है, क्या 2 3 5 क्या नहीं है? देखो ए बी सी 10 भी सेटिस्फाई हो चुका है, ए यहां से ए बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी 30 भी सेटिस्फाई हो चुका है और तीसरा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी क्या 38 देखो सेटिस्फाई हो चुका है। तो देखो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। हमें वैल्यू निकालनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। ए का मतलब 2 और 2 का क्यूब, देखो मैं सीधे लिख रहा हूं, ए का मतलब 2 है और 2 का क्यूब क्या है 8 है, प्लस बी क्यूब, बी का मतलब 3 तो बी क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, प्लस
सी का मतलब देखो 5 है, और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब होता है 125। अरे होता है कि नहीं, बस इन्हीं को ऐड करना है, 125 प्लस 27 प्लस 8, तीनों को ऐड करना है कि नहीं। देखो 8 7 15, 5 20, हासिल लगो 2 2 2 4 4 2 6 और 160। देखो यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का देखो सही आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अगर किसी को लगता है कि अगर हमें ये जब वैल्यू समझ नहीं आए, क्या हम इसे बेसिक से कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, इसे हम बेसिक से भी क्या कर सकते हैं। देखो आप लोगों को खुद ट्राई करना है। मैं जस्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। देखो एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला देखो हमें याद करना है। देखो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस फॉर्मूले का देखो हम यूज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आंसर तक देखो पहुंच सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, और ए बी सी की वैल्यू गिवन है। तो हमें यहां से क्या निकालना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हम निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? लेकिन देखो थोड़ा सा समस्या क्या आ रही होगी आप लोगों को। देखो जब तुम इस फॉर्मूले का देखो यूज कर रहे होगे, तो देखो जो ये वाली टर्म है इसकी वैल्यू देखो हमें गिवन नहीं है, तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का देखो पहले हमें एक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में, 10 गिवन है। तो 10 का स्क्वायर 100 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 गिवन है प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो ये चीज मुझे निकालनी है, मैंने इसे देखो लैम्डा मान लिया। मान सकते हैं कि नहीं? जैसे मैंने इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, 38 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 62 और 2 देखो नीचे अपॉन आ जाएगा इजिकल टू जो चीज हमें निकालनी है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 31। अरे इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। तो देखो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 10, यहाँ पुट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है, और ये चीज भी हम निकाल चुके हैं। क्या सभी को बात क्लियर है? ठीक है, कुछ सभी लोग खुद ट्राई करेंगे। बाकी देखो हिट एंड ट्रायल से हम आंसर निकाल चुके हैं। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। जो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, देखो एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 11 परीक्षणों का माध्य 35 पाया गया, प्रत्येक परीक्षण को उसके मूल के 4 गुने से 15 कम कर दिया जाता है, तो नए परीक्षण का माध्य ज्ञात कीजिए। अरे माध्य का मतलब क्या है? देखो माध्य का मतलब है एवरेज। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? माध्य का मतलब क्या, एवरेज है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो ये 11 परीक्षण हैं या 11 नंबर हैं, इनका एवरेज बोलो चाहे माध्य बोलो, दोनों बात क्या है, देखो सेम है। देखो जो 11 परीक्षण हैं इनका एवरेज है, इनका माध्य 35 है। अरे 35 है कि नहीं? क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रत्येक परीक्षण को उसके मूल के 4 गुना से 15 कम कर दिया जाता है। अरे एवरेज का मतलब क्या है, जो 11 परीक्षण हैं ये ईच 35 35 35 35 के हैं। अरे हाँ कि ना? अगर मैं ईच को 4 से गुणा करता हूं फिर 15 माइनस करता हूं तो क्या एवरेज भी सेम नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? तो यहां से माध्य बोलो चाहे एवरेज बोलो, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 35 है। पहले सबको प्रत्येक को 4 से गुणा करने का मतलब एवरेज को 4 से गुणा करना, और फिर 15 से कम करने का मतलब क्या है, एवरेज को भी 15 से कम करना। यही हमारा क्या हो जाएगा,
देखो फाइनल नए परीक्षणों का माध्य निकल के आ जाएगा। तो 35 इंटू 4 140 माइनस 15 125, ये हमारा क्या है, देखो सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो हो सकता है किसी को क्लास थोड़ा टफ लग रही हो और किसी को क्लास थोड़ा आसान लग रही हो। देखो डिपेंड करता है कि आप लोगों की तैयारी किस बेस पे है। देखो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे होंगे जो पहली बार एक क्लास देख रहे होंगे या पहली बार इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे। देखो कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो नहीं करना है। अभी भी एग्जाम को मिनिमम 4 से 5 या 6 महीने इससे ऊपर भी हो मिल सकता है आप लोगों को। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले फिजिकल है, उसके बाद एग्जाम है। अरे हाँ कि ना? तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि चीजें बहुत आसान चीजें हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी देखो मैथ पढ़ी होगी या पढ़ लोगे तो चीजें बहुत आसान लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे सभी लोग। जो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा देखो एक जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ एरर है, टाइपिंग एरर है कुछ, तो इसको बाद में ट्राई कर रहे होंगे। तो ना वैसे देखो इस क्वेश्चन में गलतियां हैं। इसने बोला कि एक वृत्त के दो समांतर जीवाएं जिनकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और 288 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से 160 सेंटीमीटर की देखो दूरी पे हैं। देखो हो सकता है जो दोनों जीवा हैं, दोनों कॉर्ड हैं, ये एक दूसरे से क्या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है सेम डायरेक्शन में हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में टाइपिंग कुछ मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ो। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तो हमें क्या बताना है? हमें इसका परिमाप बताना है। देखो सभी लोग ट्राई करो, देखो ध्यान दो। देखो ध्यान देंगे सभी लोग। क्वेश्चन ने क्या बोला? एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, देखो जो भुजाएं हैं वो 3:4:5 के अनुपात में है। अरे हाँ कि ना? अगर मैं इनकी भुजाओं को मैं नाम मान लो कोई त्रिभुज है, मैं त्रिभुज बनाता हूं यहाँ पे। देखो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें कैसे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे अगर मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की देखो प्रॉपर्टी होती है, या जिसे पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर के इक्वल होता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इजिकल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो जैसे ही मैंने देखो 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, देखो 9 और 16 अरे क्या होता है? क्या 25 नहीं होता है? और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज नहीं है? अरे क्या समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक समकोण त्रिभुज है। बहुत ध्यान से बात समझेंगे सभी लोग। देखो हो सकता है ये साइड 4 सेंटीमीटर हो, ये साइड 3 सेंटीमीटर, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये साइड 5 सेंटीमीटर हो, पर ये क्या है? देखो ये रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या? ये x, ये भी x और ये भी x। मतलब क्या? जो साइड यदि 3x से रही होगी, ये साइड 4x से रही होगी और ये साइड देखो 5x की रही होगी। अरे रही होगी कि नहीं? और हमें क्या बताना है? देखो हमें गिवन है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तो हमें इसका परिमाप बताना है। तो हमारे अकॉर्डिंग इस त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल है कितना? सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई नहीं होता? अरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो देखो 1/2 एज इट इज रहेगा। आधार का मतलब 4x गुणा ऊंचाई का मतलब 3x, और देखो क्षेत्रफल दिया है कितना? देखो क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल इजिकल टू क्या हो जाएगा?
54 के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं, बस यहां से x की वैल्यू निकालनी है। 2 से काटा 4 को 2 बार, 3 दूना 6, 6 से काटा इसे 9 बार, तो हमारे पास यहां क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 9 बचा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखो x की वैल्यू यहां से 3 मिल जाएगी। अरे होगी कि नहीं, अगर x की वैल्यू अगर 3 है ना तो 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 3 ये 9 सेंटीमीटर, 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर और 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। और किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, अरे परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों भुजाओं की लंबाई। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं की लंबाई का सम या तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। इसका मतलब 3x प्लस 4x प्लस 5x, टोटल कितना हो जाएगा, 5 8 9 3 12x। और x की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, देखो x की वैल्यू हम 3 निकाल चुके हैं, तो यहां से परिमाप क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? सॉरी देखो आंसर मीटर में आएगा, कोई बताएगा मुझे आंसर मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्रफल गिवन है ये वर्ग मीटर में गिवन है और यहाँ पे वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या 25% बढ़ाई जाती है, नियत आयतन के लिए पार्श्व सतह क्षेत्रफल कितना कम करना होगा। देखो ध्यान दो, किसी भी बेलन का जो क्या कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, या पार्श्व सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो जहां पे R क्या है, त्रिज्या है, और H यहाँ पे ऊंचाई है। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो 25% का मतलब होता है क्या, 1/4। देखो मैंने परसेंटेज की क्लास में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है, अगर पहले त्रिज्या 4 थी, अगर पहले त्रिज्या या रेडियस 4 है, आज 25% से देखो बढ़ चुकी है। अरे बढ़ने का मतलब क्या है, आज त्रिज्या 5 हो गई होगी बाद में। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं? अगर पहले जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 पाई RH था, तो जो बाद में जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल रहा होगा क्या वो भी 2 पाई RH नहीं रहा होगा? अरे रहा होगा कि नहीं? 2 पाई H से 2 पाई H देखो कट जाएगा, तो पहले R कितना है 4, बाद में रेडियस या त्रिज्या है कितनी 5, तो हमें जो कितना परसेंट कम करना होगा, तो कम तो करना होगा कितना 1, किस पे 5 पे, इंटू क्या करेंगे 100, इस मतलब कितना 20% हमें क्या है पार्श्व सतह क्षेत्रफल को 20% से देखो कम करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 108 के 1000 भाग को 15 से गुना करने पर क्या मान आता है, क्या मान आता है? देखो ध्यान दो, देखो 108 के या के का मतलब गुणा, 1000वां भाग का मतलब 1/1000। देखो को का के सबका मतलब मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है, तो 15 से गुणा करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, बस हमें यही चीज सॉल्व करनी है। देखो 5 से काटा 5 दूना 10, 200 बार, 5 से काटा 3 बार। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो 2 से काटा 54 बार और 2 से काटा 100 बार, और गुणा क्या है, गुणा 3 है। बस इसी को सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16 अपॉन 100 है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 1.62। यही हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है।
क्या समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग ट्राई करो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन है, जो मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 15 गुणा 4 प्लस 4 माइनस 2। देखो हमें इसी को सॉल्व करना है, हमें इसी की वैल्यू बतानी है। देखो यहां से क्या हो जाएगा, देखो सभी को पता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद भागा सॉल्व होता है, फिर गुणा सॉल्व होता है, फिर धन और फिर ऋण सॉल्व होता है। बस सॉल्व करेंगे इसी को। 120 माइनस 60 भागा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 15 चक्को 60 प्लस 4 माइनस 2। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, 120 माइनस 60 इंटू इस भागे का, इस डिवाइड का मतलब 1/60 प्लस 4 माइनस 2 2। बस इसी को सॉल्व कर रहे होंगे। 120 देखो 60 से 60 कट चुका है, -1 प्लस 2 मतलब कितना, 120 और 2 22 में से 1 कम किया 121। यही हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या सभी को बात समझ आ रही है कि नहीं? समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसे दोबारा टाइप हो गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो रेशियो से, रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, पढ़ो सभी लोग, ट्राई करो। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग से 108 कम है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी है, तो उन दो संख्याओं का अंतर निकालिए। उन दो संख्याओं का हमें क्या बताना है? देखो अंतर बताना है। कैसे सॉल्व कर रहे होंगे? देखो ध्यान देंगे सभी लोग, देखो ध्यान दो। देखो दो संख्याएं हैं, देखो एक है बड़ी संख्या और दूसरी मैंने मान ली क्या, छोटी संख्या। अरे मान सकते हैं कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ। इसने एक बात बोली है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुनी है। अरे इसका मतलब क्या है, अगर बड़ी संख्या अगर 2 रेशियो है ना, या 2 पॉइंट है, तो छोटी संख्या क्या 1 नहीं रही होगी? अरे 1 रही होगी कि नहीं? यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या की क्या हो, 2 गुनी हो, क्या 2 गुनी नहीं है? क्या बात सभी को क्लियर है? देखो अब स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, देखो हमारे अकॉर्डिंग इनका अंतर है कितना? देखो मैं यहां लिखता हूं, देखो यह है अंतर और देखो यह है योग। देखो हम दो संख्याओं का अंतर हमारे अकॉर्डिंग अंतर है कितने का? 1 रेशियो का। क्या 1 रेशियो का अंतर नहीं है? अरे 2 माइनस 1 क्या 1 का अंतर नहीं है? तो पी का मतलब है पॉइंट या 1 रेशियो, क्या रेशियो ही तो है। देखो दो संख्याओं का अंतर उन संख्याओं के योग से, इनका योग है कितना? क्या 3 रेशियो या 3 पॉइंट, क्या इनका योग नहीं है? से कितना कम है? 108 कम है। क्या अंतर योग से कम नहीं है? कितना कम है? 2 रेशियो कम है। अरे क्या 2 रेशियो कम नहीं है? अंतर 1 रेशियो है, योग 3 रेशियो है, तो क्या इनका अंतर 2 रेशियो नहीं है? हमारे अकॉर्डिंग अंतर 2 रेशियो है। क्वेश्चन कह रहा है बापूजी ये तो 108 है। अगर 2 रेशियो 108 के बराबर है ना, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या 108 बट्टे 2, 108 बट्टे 2, अरे कितना? क्या 54 नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? अगर 1 रेशियो 54 के बराबर है, हमें क्या बताना है? उन दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। हमारे अकॉर्डिंग दोनों का अंतर है कितना? क्या 1 रेशियो ही नहीं है? और उसी 1 रेशियो की वैल्यू 54 निकल के आई है, तो यहां से अंतर मतलब क्या है? 54 या 54 का है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सभी, पढ़ेंगे सभी लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 1 तथा
स्वयं के अलावा एक तथा स्वयं के अलावा निम्न में से किस संख्या का केवल एक घटक है? किस संख्या का केवल एक घटक है? देखो हमारे सामने चार ऑप्शन गिवन है। अरे एक घटक का मतलब क्या है? एक और खुद के अलावा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर है, जिसका एक फैक्टर और है? एक तो वो खुद है, एक तो एक है, और सिर्फ एक ही उसका फैक्टर और होना चाहिए। तो देखो देखते समझते हैं। अरे फैक्टर का मतलब गुणनखंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो 8 का गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 4। देखो इसके एक भी है 8 भी है, पर इससे क्या दो गुणनखंड या दो फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं है? क्या दो घटक एक्स्ट्रा नहीं है? देखो ये आंसर नहीं है। देखो 6 को समझते हैं। ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से भी डिवाइड होता है, ये 6 से भी डिवाइड होता है। देखो 1 से भी है, 6 से भी है, लेकिन इसने एक बात बोली है, केवल एक घटक, केवल एक फैक्टर, पर यहाँ दो फैक्टर का एक्स्ट्रा नहीं है। देखो ये भी आंसर नहीं है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इस ऑप्शन को चेक करते हैं 13 को। देखो 13 को 1 भी डिवाइड करता है और खुद 13 भी डिवाइड करता है। क्या इसके अलावा 13 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है? तुम बोलोगे नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। तो देखो 25 का आंसर होना क्या है? इसकी मजबूरी है। तो वैसे 1 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, खुद 25 भी डिवाइड करता है। 1 भी डिवाइड, 25 भी डिवाइड, और केवल एक घटक हो। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर नहीं हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं? तो ये हमारा क्या है? सही आंसर है। सभी लोग 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। 10 के निकटतम मान तक पूर्णांकित किए जाने पर सबसे छोटी समभाज्य संख्या जो 23,500 बन जाती है, वह संख्या क्या है? देखो आसानी क्वेश्चन है। देखो 23,500 के निकटतम कौन सी संख्या है? देखो ये नहीं है। देखो एग्जाम में आसान क्वेश्चन भी देखो आते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो ऐसे क्वेश्चन भी दिख जाएंगे एग्जाम में। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है, देखो इसके देखो 10 के निकटतम मान के लिए। देखो ये आंसर नहीं है। सबसे निकटतम क्या है? 23,495। 24,000 हो चुका है, ये 22,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याएं प्राइम है? कितनी संख्याएं प्राइम है? अरे प्राइम का मतलब क्या है? कितनी संख्याएं अभाज्य हैं। कोई भी संख्या अभाज्य, देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल देखो दो ही फैक्टर हो। दो ही क्या हो? गुणनखंड हो या फैक्टर हो, या तो एक हो या वो खुद हो। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। तो जैसे हमने ऑप्शन को देखा, देखो 3 3 33 333 और ये देखो, क्या ये चारों प्राइम नंबर हैं? क्या इनमें से कोई 3 प्राइम नंबर हैं? क्या कोई 2 प्राइम नंबर है? या कोई 1 प्राइम नंबर है? हमें ये बताना है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो यहाँ पे कॉमा होगा इनके बीच में। देखो ऐसे इनके बीच क्या लगा होगा? ऐसे कॉमा लगा हुआ। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या 3 प्राइम नंबर है कि नहीं? देखो 3 को क्या है? या तो 1 डिवाइड करता है या खुद 3 डिवाइड करता है। देखो 3 तो खुशी खुशी हमारा प्राइम नंबर निकल के आ चुका है कि नहीं? देखो अगर मैं 33 की बात करता हूँ, मैं 33 की बात करता हूँ, 33 को 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 11 भी डिवाइड करता है, फिर 33 भी डिवाइड करता है। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये क्या नहीं है? ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या 333 प्राइम नंबर है? इसे 1 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 111 भी डिवाइड कर रहा होगा, और 333 खुद भी खुद को डिवाइड कर रहा होगा। देखो ये भी हमारा क्या नहीं है? प्राइम नंबर नहीं है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो सेम कहानी इसके लिए भी है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 3 ही हमारा एकमात्र प्राइम नंबर है। इन चारों ऑप्शन में 3 ही हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 11 है। इन धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम संभाव्य गुणनफल क्या होगा?
देखो बात तो समझो, क्वेश्चन ने बोला क्या है। क्वेश्चन कह रहा है देखो कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, कोई भी दो क्या है, धनात्मक पूर्णांक का योग 11 है। 11 है कि नहीं? इन धनात्मक पूर्णांकों का अधिकतम गुणनफल क्या हो सकता है? तो इसका मतलब कोई भी दो नंबर हैं a प्लस बी, इनका सम देखो, इनका योग 11 है और वो नंबर क्या है, धनात्मक है। तो कैसे कैसे हो सकता है? यह 1 हो सकता है और 10 हो सकता है, 10 और 1 11, 2 या 9, 9 और 2 11, 3 और 8, 8 और 3 11। क्या ऐसे नंबर नहीं रहे होंगे? अरे हाँ कि ना। जैसे मैं 10 और 1 को गुणा करता हूं, इनका गुणनफल 10 निकल के आया। जैसे मैं 9 और 2 को गुणा करता हूं, इनका गुणनफल 9 दूना 18 निकल के आया। जैसे मैं 8 और 3 को गुणा करता हूं, इनका गुणनफल क्या निकल के आया, 8 3 24 निकल के आया। अरे निकल के आया कि नहीं? क्या बात समझ पा रहे? तो देखो अगर तुमने एक पैटर्न देखो, अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो नंबर के बीच देखो जो दूरियां हैं, जितना देखो कम करते जा रहा हूं, देखो पहले यहाँ पे 9 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है, यहाँ क्या 5 का अंतर है। देखो अंतर जितना कम हो रहा है, जो गुणनफल है वो बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ते नहीं जा रहा है? अरे बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे इनका अंतर बढ़ रहा है तो गुणनफल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 11 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, 5 धन 6, 6 5 क्या हो जाएगा, 11 होगा। जैसे इनके बीच देखो अंतर कम हो रहा है, क्या अंतर क्या हो रहा है, कम। क्या जैसे अंतर कम हो रहा है तो गुणनफल का बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30। जो इनका अधिकतम जो इनका गुणनफल आ सकता है वो क्या आ सकता है, वो 30 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे देखो ना, जो अगला समझो बात को, जो अगला सम बन सकता है, क्या वो 4 और 7 नहीं होगा? 7 चक्को 28। जो अगला सम निकल के आएगा वो 6 और 5 निकल के आएगा, या 5 और 6, 6 पंजे 30। जो अगला सम देखो 5 और 6, देखो फिर अब चीजें क्या हो जाएंगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो अधिकतम सम निकल के आएगा वो 30 निकल के आएगा। बात क्लियर है सभी को? यहां तक समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक पालतू जानवरों की प्रदर्शनी में बड़े कुत्तों की संख्या से छोटे कुत्तों की संख्या का अनुपात 3:17 है तथा कुल कुत्तों की संख्या है, तो हमें क्या बताना है, बड़े कुत्तों की संख्या बतानी है। बड़े डॉग देखो कितने रहे होंगे, ये हमें फाइंड करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो ये है बड़े कुत्ते, बिग डॉग, और मान लो ये क्या है, छोटे डॉग है, लिटिल डॉग है। तो उनका रेशियो क्या गिवन है, ये 3:17 के रेशियो में है। अरे क्या 3:17 के रेशियो में नहीं है? देखो हमारे अकॉर्डिंग टोटल डॉग है कितने, 3 डॉग बड़े हैं, 17 डॉग छोटे हैं। क्या टोटल 20 डॉग है कि नहीं? हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने, 20 डॉग, या 20 रेशियो में क्या है, डॉग है, या 20 पॉइंट में डॉग है। क्वेश्चन कह रहा है ना, जो इनकी कुल संख्या है वो 80 है। अगर 20 रेशियो 80 के बराबर है, यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 4 नहीं हो जाएगी? अगर 20 रेशियो की वैल्यू 80 है तो एक रेशियो की वैल्यू 4 होगी। अगर एक रेशियो की वैल्यू 4 होगी तो बड़े जो डॉग हैं इनका क्या रेशियो है, क्या 3 रेशियो या 3 पॉइंट नहीं है, और एक रेशियो या एक पॉइंट की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 12। यही हमारा क्या है, आंसर है। उसने क्या पूछा है, बड़े कुत्तों की संख्या बताओ, तो 4 3 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्या बात क्लियर है सभी को? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन है, मार्गरेट की मासिक आय 80,000 रुपये है और उसने अपने धन को वृत्तखंड ग्राफ में दिखाए बजट के अनुसार बांटा है। मार्गरेट को 3,60,000 रुपये बचाने में कितना समय लगेगा? देखो ध्यान दो, देखो जो इसकी टोटल आय है, इसकी जो मासिक आय है कितनी, 80,000 है। अरे क्या 80,000 है कि नहीं? इस 80,000 को ना देखो 4 टुकड़ों में बांटा गया है।
तो क्या जो ईच टुकड़ा है, क्या उसमें खर्च जो रहा होगा 20,000 का, क्या खर्च नहीं रहा होगा? अरे रहा होगा कि नहीं? देखो जो ईच जो खर्च रहा होगा तो 20,000 का रहा होगा। यहाँ भी 20,000 रुपये खर्च, यहाँ भी 20,000 रुपये खर्च, मतलब यहाँ भी 20,000 रुपये और यहाँ भी क्या 20,000 रुपये। क्या हो रहा होगा? देखो इसे खर्च या इस चारों चीजों में क्या है 20,000 रुपये का क्या है, ये खंड है, वृत्त खंड में है। ठीक है, बहुत ध्यान से बात समझो सभी लोग। देखो उसने बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला है, देखो मार्गेट को 3,60,000 बचाने में कितना समय लगेगा। देखो मुझे ये बताओ, जो उसकी बचत है, जो उसकी मासिक बचत है, जो उसकी देखो मासिक बचत है, क्या 20,000 नहीं है? जो उसकी मासिक बचत है वो 20,000 है। एक महीने में वो 20,000 रुपये बचत करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? उससे देखो पैसे बचाने हैं कितने? उससे पैसे बचाने हैं 3,60,000, 3,61,000। देखो उसको बचाने हैं 3,60,000 बचाने हैं, और एक महीने में वो 20,000 क्या करती है? देखो बचत करती है। अगर एक महीने में 20,000 रुपये बचत करती है और बचत करवाना है 3,60,000, तो क्या इतना टाइम नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा तो 4 जीरो से 4 जीरो कट चुके हैं, 36 से 2 से काटा 36 को 18 बार, मतलब टोटल कितना महीने का टाइम लग रहा होगा? 18 महीने का देखो टाइम लग रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो समझो, उसकी जो मासिक आय वो 80,000 है, तो उसने उस आय को उसने क्या किया है, ये वृत्त खंड में बांट दिया है, तो सब 20,000 के रहे होंगे। तो उसकी जो मासिक बचत है वो 20,000 है, एक महीने की जो बचत है वो 20,000 है, उसे 3,60,000 बचाना है। तो कितने महीने का टाइम लगेगा? पहले महीने 20,000, अगला महीना 40,000। क्या ऐसा टाइम नहीं लग रहा होगा? तो क्या हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 3,60,000 बट्टे 20,000, मतलब 18 महीने का देखो टाइम लग रहा होगा। क्या बात क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दवा की प्रति पैकेट कीमत ₹220 है, देखो जिसमें 10% क्या है, 10% वैट सम्मिलित है, हाँ कि ना? तो टैक्स है 10%। इस कीमत में वैट की मात्रा क्या है? इस कीमत में वैट की मात्रा क्या है? देखो कैसे कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से बात समझो। अरे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, समझो मेरी बात को। मान लो कोई भी क्या है, कोई भी दवा का पैकेट है, देखो उसकी एक्चुअल देखो जो कॉस्ट प्राइस है कुछ रही होगी कॉस्ट प्राइस, उस पर 10% का देखो टैक्स लग रहा है। जैसे ही 10% का टैक्स लगाना, तो आज जो उसकी प्राइस है क्या 220 रुपीज नहीं हो चुकी है? तो हमें क्या बताना है, कितना रुपीज उसमें वेट या वेट टैक्स लगा होगा, बताना है कि नहीं? ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। कैसे कर रहे होंगे क्वेश्चन को? देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। अरे होता है कि नहीं? इस 1/10 का मतलब क्या, अगर कॉस्ट प्राइस 10 का था, अगर क्रय मूल्य 10 था, उसमें इस 10 का 10% मतलब 1 क्या टैक्स नहीं लगा होगा? लगा होगा कि नहीं? तो आज जो सी कीमत है, जो आज कीमत है क्या 11 नहीं हो चुकी होगी? 10 मान लो उसका कॉस्ट प्राइस था, 1 का उस पर टैक्स लगा है, तो आज कीमत क्या हो चुकी है? 11 हो चुकी है। देखो हमारे अकॉर्डिंग जो कीमत है वो 11 रेशियो या 11 पॉइंट है। क्वेश्चन चीख कर कराए बापूजी ये तो 220 है। अगर 11 रेशियो 220 के बराबर है, तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या 20 नहीं हो जाएगी? 11 दूना 22। अगर 1 रेशियो 20 के बराबर है, तो जो स्टार्टिंग जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा क्या वो 200 नहीं रहा होगा? अरे रहा होगा कि नहीं? 1 रेशियो अगर 20 के बराबर है, क्या हमें 10 रेशियो की वैल्यू नहीं बतानी है? तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 गुणा 20 मतलब 200। देखो जो ओरिजिनल उसका जो क्रय मूल्य है वो 200 था, पर क्या उसमें 10% टैक्स नहीं लगा है? तो 200 का 10% क्या होता है? अरे क्या होता है 10% का मतलब 10/100, कितना? 20 रुपीज। तो जो उसमें जो वेट टैक्स लगा है वो 20 रुपीज का है। तो देखो तब 200 का सामान था, 20 रुपए का उसमें टैक्स लगा है, तब कीमत वैसे क्या हो चुकी थी? 220 रुपये हो चुकी थी। तो देखो ऑप्शन नंबर
बी हमारा क्या है, सही आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो सारे 2015 के एग्जाम में देखो आए हुए क्वेश्चन है। देखो मैंने अभी फिलहाल पहले लेक्चर में वही क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो बाकी आसान क्वेश्चन भी है इसमें, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे आसान क्वेश्चनों को भी। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या जोड़ा जाए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, देखो सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग है। अरे हाँ कि ना? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे होता है कि नहीं? तो कहीं कहीं पे इसको थोड़ा आगे पीछे में लिखा जा सकता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सेम ही कहानी है। तो बहुत ध्यान से बात समझो। तो हमें ए स्क्वायर की जगह गिवन है एक्स स्क्वायर, क्या गिवन नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हमें जस्ट एक्स गिवन है कि नहीं? तो हमें इसमें क्या जोड़ा जाए ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए? क्या हमें यहाँ पे बी स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे क्या बी स्क्वायर नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो इसका मतलब देखो बी क्या हो सकता है, मुझे पता है यहाँ पे देखो 2ab होता है। देखो a की वैल्यू, a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x है। अरे क्या a की वैल्यू x नहीं है? और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab होता है, 2a इंटू बी। तो क्या b की जगह बहुत ध्यान से बात समझना, क्या 1/2 होगा कि नहीं? अरे क्या b की जगह तो ये मल्टीप्लाई, क्या b की जगह 1/2 होगा कि नहीं? देखो जब 2 से 2 कट गया होगा तभी यहाँ क्या बचा होगा, यहाँ पे x बचा होगा। क्या बात समझ पा रहे हो सभी लोग? तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे b को मैंने क्या माना है, 1/2 माना है, तो b स्क्वायर का मतलब 1/4 हो जाएगा। अरे b स्क्वायर का मतलब b का स्क्वायर, और b हमने क्या 1/2 नहीं माना है, तो b स्क्वायर का मतलब 1/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो कोण जिनका योग 90 है क्या कहलाता है? कोई बताएगा मुझे क्या कहलाता है? देखो इसे बोलते हैं पूरक कोण, बोलते हैं कि नहीं? पूरक कोण क्या होता है, किन्हीं भी दो कोणों का जो योग है वो अगर 90 डिग्री होता है तो हम खुशी खुशी हम क्या बोलेंगे, यह एक पूरक कोण है। अगर किन्हीं भी दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का आधा उसके 1/3 संख्या से 17 ज्यादा है तो संख्या क्या ज्ञात करो, यह संख्या होगी। देखो ध्यान दो, यदि किसी संख्या, वो संख्या देखो मैंने x मान ली है, का मतलब गुणा, आधा का मतलब 1/2, उसके मतलब इजिकल टू 1/3 मतलब x के 1/3 से कितना 17 ज्यादा है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बस इसी को सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, तो यहां से x/2, देखो यहां पर ये प्लस का है, क्या इधर आके माइनस का नहीं हो जाएगा, -x/3 इजिकल टू 17। देखो नीचे एलसीएम देखो 6 लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2x इजिकल टू 17। देखो जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, जिसको थोड़ा चीजें कम समझ आ रही है, देखो इसी प्लेटफॉर्म पे देखो हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग वहां से देखो गो थ्रू हो सकते हैं, पहले उन क्लासेस को देखो देख सकते हैं। क्या बात क्लियर है सभी को? तो देखो इसी को सॉल्व करेंगे, यहाँ से x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 वहां पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो 17 गुणा 6, 7 छक्का 102, यही हमारा क्या है, आंसर है। अरे हमें उसने क्या बोला है, तो वो संख्या क्या होगी, क्या संख्या हमने x नहीं मानी है? क्या सभी को बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
तो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 0 2 4, देखो 0, 2, 4, 7, 9 के सभी अंकों को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। अरे हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। देखो ध्यान दो कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। देखो संख्याएं गिवन है हमें 0 2 4 7 9। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो मुझे ये बता, इनका यूज करने के बाद, इनका प्रयोग करने के बाद क्या मैं सबसे बड़ी संख्या क्या मैं ये नहीं बना सकता हूं? 97420। देखो इन 5 जो अंक हैं इनका यूज करने के बाद मैं सबसे बड़ी संख्या में क्या बना सकता हूं? 97420 बना सकता हूं। और सबसे छोटी संख्या में क्या फ्रेम कर सकता हूं? तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा 0 2 4 7 9 समझ में आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? लेकिन उसने क्या बोला है? 5 अंकों की संख्या बनानी है। क्या ये 5 अंकों की संख्या है? अरे क्या ये 5 अंकों की संख्या है? देखो नहीं, ये 4 अंकों की संख्या है। चाहे मैं 0 लिखूं या 0 ना लिखूं, क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर स्टार्टिंग में 0 आता है ना, अब ये 5 अंकों की नहीं, ये 4 अंकों की संख्या बनी है। अरे 0 का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, कि 4 अंकों की संख्या नहीं बनी है। पर क्वेश्चन ने साफ साफ क्या बोला हुआ है? उसे 5 अंकों की बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताना है कि नहीं? तो अगर मुझे 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है तो क्या 2 0 4 7 9 नहीं होगी। और मुझे क्या बताना है? इसी का अंतर बताना है। तो माइनस करेंगे, 10 में से 9 1, यहां बचा क्या? 1, 11 में से 7 4, यहाँ 3, 13 में से 4 9, ये 6 और ये क्या हो जाएगा? 7। तो मतलब 76 941। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही आंसर है। बात समझ पा रहे हैं सभी? आगे बढ़ते हैं। देखो सभी लोग ट्राई करो क्वेश्चन। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ₹1 में 4 टॉफी खरीदी जाती हैं या खरीदी। 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए टॉफियों को बेचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखो ₹1 में 4 टॉफी खरीदी, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे ₹1 में ही, ₹1 में कितनी टॉफियों को बेचना पड़ेगा? ₹1 में कितनी टॉफियों को, यहाँ पे कितनी टॉफियों को बेचना पड़ेगा? क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अरे क्लियर है कि नहीं? बहुत ध्यान से बात समझो। देखो बिना सॉल्व किए हम ऑप्शन नंबर ए देखो मार्क कर सकते थे, बाकी बिना इसे सॉल्व किए हम क्या कर सकते थे? इस क्वेश्चन का देखो आंसर हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना सभी लोग। देखो उसने बोला क्या है, इसने देखो ₹1 में, इसने ₹1 में इसने 4 टॉफी तो खरीदी है। कितनी टॉफी खरीदी है? 4 टॉफी खरीदी है। ये चाहता है ना कि मैं ₹1 मैं क्या करूं, मैं कितनी टॉफी में बेचूं कि मुझे 60% का प्रॉफिट हो जाए। मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाए? 60% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। देखो मैंने ₹1 में मैं 4 टॉफी में खरीद के लाया हूं और अब मुझे ₹1 में ही मुझे टॉफियां बेचनी है। बहुत ध्यान से मुझे ये बताओ, जो मैं टॉफी बेच रहा हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए ना, जो टॉफी होंगी वो 4 से मैं ज्यादा बेचूंगा कि कम बेचूंगा? अगर देखो मुझे ₹1 में मैं कुछ टॉफी खरीद के लाया हूं, मुझे ₹1 ही कमाना है, और मतलब ₹1 में मैं कितनी टॉफियां बेचूं कि मुझे 60% मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट हो जाए? तो मुझे ये बताओ सभी लोग, मैं ₹1 में मैं 4 खरीद के लाया हूं, तो क्या मैं 4 से ज्यादा टॉफी बेचूंगा कि 4 से कम टॉफी बेचूंगा कि मुझे प्रॉफिट हो जाए? तो सभी का आंसर आएगा कि यार अच्छा, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो मुझे 4 से कम टॉफियां बेचनी होंगी कि नहीं? देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ₹1 में 2.5 टॉफी है। बाकी क्या समझ ज्यादा नहीं थी? अरे ज्यादा थी कि नहीं? जो बिना क्वेश्चन सॉल्व किए भी हम क्या कर सकते थे? आंसर मार्क कर सकते हैं कि नहीं? अगर देखो किसी को बेसिक जानना हो तो देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से बात समझो।
देखो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। देखो मैं सारे फ्रैक्शन देखो परसेंटेज वाली वीडियोस में देखो करा चुका हूं। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से बात समझो। अगर जो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है, कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया अगर ये 5 है, इस 5 का 60% 3 होता है, मुझे 3 के प्रॉफिट में बेचना है। तो 3 का प्रॉफिट मतलब बेचना है किस पे, मुझे बेचना है 8 पे। क्या ये रुपीज या प्राइस का रेशियो नहीं है? अगर रुपीज या प्राइस का रेशियो अगर 5:8 है ना, तो आर्टिकल का रेशियो क्या होगा, तो जो वस्तु है उसका रेशियो देखो रिवर्स होता है। अरे होता है कि नहीं, क्या सभी को बात क्लियर है? जो ये वस्तु है इसका रेशियो क्या हो जाएगा, देखो रिवर्स हो जाएगा, 8:5। मेरे अकॉर्डिंग मैंने 8 रेशियो में टॉफी खरीदी है। क्वेश्चन चीख कर करे बापूजी ये तो 4 टॉफी हैं। अरे कितनी टॉफी हैं, ये 4 टॉफी हैं। अगर 8:4 के बराबर है, क्या आधा नहीं है? अगर 8:4 टॉफी के बराबर है तो 1 रेशियो की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, क्या आधा नहीं हो जाएगा 1 रेशियो? तो यहां से 1 पॉइंट की वैल्यू 4/8 मतलब 1/2 का मतलब आधा हो जाएगा। अगर 1 रेशियो 1/2 के बराबर है तो इस 5 की वैल्यू बतानी है हमें, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 गुणा 1/2 मतलब कितना, 2.5 मतलब 2.5 टॉफी हमें बेचनी होगी। क्या बात क्लियर है सभी को? देखो हो सकता है बहुतों को कहानी समझ देखो नहीं आ रही हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो चीज़ों को समझना पड़ना होगा। अब बात आती है कि हम कहाँ से पढ़ें। तो इस प्लेटफॉर्म को मैं देखो सारी चीज़ें देखो सीक्वेंस वाइज में देखो पढ़ा रहा हूँ। अभी हम परसेंटेज की क्लास स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे 6 या 7 क्लास देखो हो चुकी हैं। तो सबको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जिससे क्या होगा, तो सभी को पता है सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद आप क्लास देख सकते हैं। क्या बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। जो सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन है देखो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम एक वर्ष में कुल खेले गए मैच के 40% मैच जीतती है। यदि टीम 50% खेले हुए मैच है तथा 20 मैच ड्रॉ हुए हैं, तो ज्ञात करें कि टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले हैं। हमें क्या बताना है, टीम ने एक साल के दौरान टोटल कितने मैच खेले हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो मैंने मान लिया टीम ने 100% मैच खेले हैं। देखो जब मैंने परसेंटेज की मैंने पहली क्लास बताई थी, मैंने छोटी सी बात समझाई थी, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। भले ही इन्होंने 2 मैच खेले हों, भले ही इन्होंने 1000 मैच खेले हों, भले ही इन्होंने 20 मैच खेले हों, डजंट मैटर, क्यों अपने आप में 100% नहीं है। तो मैंने क्या मान लिया कि उन्होंने 100% मैच खेले हैं। देखो इस 100% में से क्या होता है, 40% देखो ये मैच जीतते हैं। अरे जीतते हैं कि नहीं, 50% ये हार जाते हैं। देखो हारते कितना है, 50%। और कुछ मैच कह रहा है कि देखो ड्रॉ हो जाते हैं, और मैच ड्रॉ होते हैं कितने, देखो 20 ये मैच है, ये 20 क्या है, मैच है, ना कि परसेंटेज है। देखो टोटल परसेंटेज हो कितना गया, 40% जीत गई, 50% हार गई। टोटल 100% में से तो 90% तो ये अपने आप में हारना और जीतने की कहानी है, हाँ कि ना। अगर मैच टोटल 100% खेले हैं ना, जिसमें 40% जीती है, 50% हारा, टीम हारी है, 90% देखो ये हो चुका है, तो क्या मेरे अकॉर्डिंग 100% माइनस 90% मतलब कितना, 10% मैच का ड्रॉ नहीं रहे होंगे। अरे रहे होंगे कि नहीं, मेरे अकॉर्डिंग 10% मैच ड्रॉ रहे होंगे। क्वेश्चन करे बापूजी मैच तो 20 ड्रॉ हुए हैं, जो मेरा 10% है ना, क्या वो 20 मैच के बराबर नहीं है? अरे कि 20 मैच के बराबर है कि नहीं? अगर 10% 20 मैच के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, देखो 2 मैच के बराबर होगा। अगर 1% 2 मैच के बराबर है तो हमें क्या बताना है कि टीम ने एक वर्ष में कितने मैच खेले हैं। क्या हमने 100% मैच नहीं माने हैं? और 1% की वैल्यू अगर 2 मैच है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 200 मैच हो जाएगी। मतलब टीम ने कितने मैच खेले हुए हैं, टोटल 200 मैच खेले हुए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर
ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? आगे बढ़ते हैं। देखो उम्मीद है सभी को क्लास समझ आ रही होगी। देखो सभी लोग ट्राई करेंगे। देखो बेसिक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है, एक व्यापारी 50 किलोग्राम गेहूं 50 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदता है। देखो 50 किलो गेहूं खरीदता है और ईच केजी जो गेहूं है वो 50 रुपए का है। तो क्या जो टोटल खर्च है क्या 2500 नहीं होगा? अरे क्या टोटल खर्च 2500 होगा कि नहीं? देखो ना, ये 50 केजी खरीदा है, ये पर केजी है, ये रुपीज है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। देखो इसका खर्च होगा कि नहीं? तो इसने क्या बोला है, 25 रुपये प्रति किग्रा की दर से वह कितने गेहूं खरीदे ताकि उसे उतनी ही कीमत व्यय करनी पड़े। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो यार, जो इसका खर्च है, जो इसका व्यय है, वो तो 2500 ही रहे, हाँ कि ना? कितना केजी गेहूं खरीदे और जो ईच गेहूं है वो 25 रुपये प्रति किलो रहे। तो यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहां से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2500 बट्टे 25, मतलब कितना केजी खरीदना होगा? देखो 100 केजी देखो खरीद सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? देखो राइट आंसर है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? देखो एग्जाम में देखो घबराना नहीं है। अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं और ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो ऐसा भी होगा कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो सभी लोग। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% की छूट देने का दावा करता है। कह रहा है बापूजी मैं 10% का ना मैं डिस्काउंट देता हूँ या बट्टा देता हूँ या छूट देता हूँ, तीनों बात सेम है। लेकिन वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य पर, यदि वह प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य को 20% से बढ़ा देता है, अरे बढ़ाता है कि नहीं, तो हमें क्या बताना है? उस दुकानदार को कितना लाभ हुआ, कितना प्रतिशत उसे प्रॉफिट हुआ। देखो आसान क्वेश्चन है। देखो मान लो यह है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य अगर 100% है तो उसने किया क्या है? उसने उसे 20% से देखो बढ़ा दिया है। देखो 20% बढ़ाने का मतलब वो ऐसे क्या बन जाता है? वो उसका अंकित मूल्य या मार्कअप प्राइस बन जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा? अंकित मूल्य या मार्कअप प्राइस। 100% देखो वस्तु का क्रय मूल्य था, 20% उसने मार्कअप कर दिया, 20% उसने उसका क्रय मूल्य से बढ़ा दिया, तो आज जो उसका अंकित मूल्य है क्या 120% नहीं रहा होगा? अरे क्या 120% नहीं रहा होगा कि नहीं? तुम बोलोगे हाँ। लेकिन उसने क्या किया है? उसने डिस्काउंट दिया है। कितने का डिस्काउंट दिया है? उसने 10% का डिस्काउंट दिया है। 120 का 10% क्या होता है? देखो 120 का 10% होता है 12। अरे होता है कि नहीं? 110 का 20% 12। 120% का सामान 12% के छूट में उसने बेचा है, तो मतलब बेचा है किस पे? 108% पे बेचा है। अरे बेचा है कि नहीं? क्या सभी को बात क्लियर है यहां तक? ये 108 क्या है? उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस है। विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस है। देखो 100% का सामान 108% में बेचा है, क्या प्रॉफिट नहीं हुआ है? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 8% का प्रॉफिट हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरे तरीके से भी हम इसे कर सकते हैं, रेशियो मेथड से। देखो सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल का उपभोग करते हैं तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल का उपभोग कितने दिन में करेंगे? क्या टाइम एंड वर्क में हमने फॉर्मूला नहीं समझा है? क्या एक फॉर्मूला होता है MDH रिलेटेड, एक फॉर्मूला होता है अपॉन W1। देखो फॉर्मूला होता है मैन डे आर, मतलब टाइम अपॉन वर्क अपॉन रुपीज। तो जितना भी वर्क रुपीज हम सब नीचे बांट रहे होते हैं कि नहीं? ठीक है, देखो समझते हैं। देखो जो आज की क्लास है ये देखो हम ना अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे आए थे और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्या मेरी बात क्लियर है?
ठीक है। देखो हो सकता है अभी जो मैंने भी एक यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, कुछ लोगों को देखो फॉर्मूला नहीं पता होगा, पर देखो इसमें देखो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे ही आप चीज़ों को पढ़ रहे होगे, चाहे आप इस प्लेटफॉर्म से या फिर कहीं भी अगर आप पढ़ रहे होगे, आपको चीज़ें देखो बताई जाएंगी, उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो यहाँ पे जो आने का जो हमारा मेन मोटिव था कि हाँ पिछले 5-6 साल पहले जब भी एसआई का एग्जाम हुआ था तो मैथ में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। 40 व्यक्ति, देखो एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 या H1 बोल सकते, T1 H1 अपॉन W1 इंटू रुपीज, मतलब ऑब्लिक रुपीज, मतलब रुपीज को भी हम नीचे ही बांटते हैं, इजिकल टू M2 D2 T2 H2 अपॉन W2 या फिर रुपीज। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? हाँ कि ना? इसका मतलब क्या है? मैन, डे, टाइम, आर अपॉन W1 का मतलब वर्क या रुपीज को हम नीचे बांटते हैं। बस इसी फॉर्मूले का देखो यूज करना है। देखो 40 व्यक्ति मतलब M1 कितना है 40 इंटू टाइम कितना है 15 दिन, और जो काम हुआ है कितना, जो काम हुआ है 240 kg चावल खाने का। हाँ कि ना? इजिकल टू 30 व्यक्ति M2 कितना है 30 व्यक्ति 48 kg सामान, मतलब काम करना है कितना 48 kg चावल खाने हैं। तो हमें क्या बताना है? डी या टाइम की वैल्यू बतानी है, कितने डेज लग रहे होंगे। बस इसी को सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 काटा, 24 से काटा 2 बार, 2 से काटा 15 बार, 15 से काटा 15 बार, तो डी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ चुकी है 4 दिन। इसका मतलब क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों की हानि होती है। एक व्यक्ति को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों की हानि होती है। देखो एक काम करेंगे सभी लोग, देखो क्वेश्चन देखो दो तरीके से फेम हो सकता है, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे। देखो यहाँ से देखो दो तरीके से क्वेश्चन फेम हो सकता है। पहला, एक व्यक्ति को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। या फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है एक व्यक्ति को 36 सेबों को बेचने पर 4 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? हाँ कि ना? देखो हम तो दोनों में से किसी के एक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अगर ऑप्शन देखो मैच हो गए, इसका मतलब क्वेश्चन में क्या था, हमसे इनमें से एक चीज पूछी गई थी। क्या बात क्लियर है सभी को? ठीक है। देखो उसे हुई है हानि। देखो हानि कब होती है? मान लो तुम्हारा जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपीज था, तुम 10 रुपीज का मान लो कोई एक पेन खरीद के लाए थे और तुमने उसी पेन को बेच दिया मान लो 8 रुपीज में। तुमने उसी पेन को बेचा है 8 रुपीज में, तो जो विक्रय मूल्य रहा होगा क्या 8 रुपीज नहीं रहा होगा? अरे यहां से विक्रय मूल्य क्या होगा 8 रुपीज होगा। 10 का सामान हमने 8 में बेचा है, हमें लॉस हुआ कि मतलब हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? देखो सभी को पता है, अच्छा 10 का सामान था 8 में बेच दिया, हमें लॉस हो गया। अरे हमें क्या हो चुका है? हमें लॉस हो चुका है या हमें हानि हो चुकी है। मुझे कैसे पता कि हमें हानि हुई है? देखो हमने क्या किया, हमने 10 में से क्या किया 8 को माइनस किया, तो हमने खुशी खुशी बता दिया कि हमें 2 की हानि हुई है। ये 10 हमारा क्या था क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, 8 हमारा था सेलिंग प्राइस और 2 हमारा क्या है लॉस है। देखो जब भी मुझे लॉस बताना होगा मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊंगा कि नहीं, और जब भी मुझे प्रॉफिट चाहिए होगा मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करूंगा। क्या बात है सभी को? ठीक है। देखो इस केस में इसको हानि हुई है, तो देखो समझते हैं। देखो जैसे इसे हानि हुई इसका मतलब क्या है, देखो 36 सेबों का क्रय मूल्य माइनस इसे हानि हुई है 36 सेबों को बेचने पर, मतलब 36 सेबों का जो सेलिंग प्राइस है
इजिकल टू कितने की हानि, 4 सेबों के मान लो क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। मैंने क्या मान लिया, 4 सेबों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। बस इसी को सॉल्व करना है। माइनस का 36 सेलिंग प्राइस इजिकल टू माइनस का 32 क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। माइनस से माइनस कट चुका है, देखो 36 उधर चले जाएगा और माइनस का हो जाएगा। यहां से सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, 32/36। अगर मैंने 4 से डिवाइड करूं या 4 से काटूं तो 4 से काटा 8 बार और 4 से काटा 9 बार। अरे इसका मतलब क्या है, अगर क्रय मूल्य 9 था, अगर क्रय मूल्य 9 था ना, तो क्या 8 में नहीं बेचा है? अरे बेचा है कि नहीं? 9 का सामान हमने 8 में बेचा है, क्या हमें लॉस नहीं हुआ है? अरे 9 रुपीज का सामान हम 8 में बेच के आए हैं, देखो हमें लॉस हुआ है 1 का। किस पे? 9 पे। इंटू क्या करेंगे, 100। तो कितना परसेंट का लॉस हुआ है, 11.11% का देखो हमें लॉस हुआ है। देखो ऐसे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखो आंसर है। अगर क्वेश्चन बोलता विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो उसके अकॉर्डिंग देखो आंसर चेंज हो जाता। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद ट्राई करेंगे सभी लोग। देखो मैं यहाँ पे जस्ट हिंट देता हूँ कि देखो कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई, देखो समझो, मैं समझा देता हूँ एक बार क्वेश्चन। देखो एक आयताकार क्या है, एक प्लॉट है, उसकी प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। अगर मान लो चौड़ाई x है तो लंबाई क्या x + 20 मीटर नहीं रही होगी? अरे होगी कि नहीं? ठीक है। यदि प्लॉट घेराव करने की कीमत 26.50 प्रति मीटर की दर से ₹5300 है, तो प्लॉट की लंबाई बतानी है। देखो इसका मतलब है क्या, इसने एक बात बोली है, यदि प्लॉट के घेराव करने की कीमत, अरे घेराव का मतलब क्या होता है, चाहे वो प्लॉट में घेराव बोले, चाहे वो प्लॉट में तार बार की बात करे, वो परिमाप की बात कर रहा है। अरे क्या घेराव इसके परिमाप में नहीं रहा होगा? हाँ कि ना? और जो परिमाप करने का जो 1 मीटर का खर्चा है, प्रति मीटर का खर्चा देखो ये है, और जो टोटल खर्चा आया है वो 5300 आया है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, देखो आयत का परिमाप होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे, आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 × L + B, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अरे होता है कि नहीं? तो इसका परिमाप होता जाएगा 2 गुणा लंबाई है कितना, x + 20, धन चौड़ाई है कितना, x है। तो क्या इतने परिमाप को क्या घेराव नहीं करना है? करना है कि नहीं? मतलब इतने मीटर को क्या करना है, घेराव करना है। और 1 मीटर का जो खर्चा है वो है कितना, 26.5। तो इतने मीटर का खर्चा हो कितना जाएगा, अगर 1 मीटर का 26.5 है तो इतने मीटर का इतना गुणा के 26.5 नहीं हो जाएगा। और इसी का जो खर्चा है वो कितना निकल के आया है, 5300 रुपीज देखो निकल के आया है। अरे आया है कि नहीं? अगर 1 मीटर का खर्चा 26.5 रुपीज है तो हमें तो इतने मीटर का घेराव करना है कि नहीं? इतने का खर्चा इतना गुणा 26.5 और टोटल खर्चा क्या निकल के आया, 5300। बस काटा पेटी मचानी है यहाँ से। एक बार सॉल्व कर ही देता हूँ, देखो पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ चुका है। देखो 26.5, देखो 26 का दुगना होता है 52 और 0.5 का मतलब क्या है, ये 26.5 का दुगना है। ये कटा कितनी बार, 2 बार, और यहाँ पे 2 0 और चिपक जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? बस इसी को सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2x + 20 = 200। तो यहाँ से 2x + 20 = 100। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, देखो 20 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 100 - 20 80। जैसे ही 80 आएगा 2x = 80 होगा, जो 2 से डिवाइड करेंगे कि नहीं,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी, हाँ कि ना। पर हमें क्या बताना है, प्लॉट की लंबाई बतानी है। तो देखो प्लॉट की लंबाई यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो 40 लंबाई x प्लस 20 मतलब कितना, 40 प्लस 20 का मतलब 60, मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखो एजेज आयु से संबंधित क्वेश्चन बोल सकते हैं या रेशियो से संबंधित क्वेश्चन, दोनों सेम ही चीज है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी लोग। रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। देखो मान लो ये रमेश के पिता है, मैं पिता लिखता हूं यहाँ पे, और ये रमेश है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। रमेश की आयु उसके पिता की आयु के 1/3 है। इसका मतलब क्या है, अगर रमेश के पिता की आयु अगर 3 रेशियो में है, अगर क्या रमेश की आयु 1 नहीं रही होगी, अरे रही होगी कि नहीं? अरे क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो जो रमेश की आयु है ये इसके पिता की आयु के 1/3 है, ऐसे बोला है कि नहीं? तो यहां से रमेश और उसके पिताजी का मतलब फादर का जो एजेस का रेशियो का 1:3 नहीं आ जाएगा। अगर पिता 3 साल का तो रमेश 1 साल का होगा, अगर पिता 3 साल के होंगे तो रमेश 1 साल। क्या बात क्लियर है सभी को? तो उसने बोला है 12 साल के बाद। देखो अभी मैंने मान लिया कि जो पिता की एजेज है वो 3x है और रमेश की जो आयु है वो 1x है। तो पिता की आयु 3x, 12 साल के बाद क्या पिता की आयु ये नहीं हो जाएगी? अरे होगी कि नहीं? 3x प्लस 12 और रमेश की आयु क्या हो जाएगी 12 साल के बाद, x प्लस 12 हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? तो हमारे अकॉर्डिंग देखो एज ये हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहे नहीं, ये एज क्या होगी, 12 वर्षों के बाद रमेश के पिता की आयु, रमेश की आयु की देखो दोगुनी हो जाएगी। रमेश के पिता की आयु अगर 2 होगी तो रमेश की आयु 1 होगी। अरे होगी कि नहीं? बस इसी को सॉल्व करना है। तो यहां से 3x प्लस 12 इजिकल टू 2x प्लस 24। तो यहां से देखो x एक साइड, नंबर एक साइड, 3x माइनस 2x इजिकल टू 24 माइनस 12। तो यहां से x की वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगी, देखो 12 आ जाएगी। क्या सभी को बात क्लियर है? अगर x इजिकल टू 12 है ना तो इसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, 3 गुणा 12 मतलब 12 36 साल, और रमेश की आयु क्या हो जाएगी 1 गुणा 12 मतलब 12 साल। तो 12 और 36 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, देखो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन था। देखो हमने आज 30-31 क्वेश्चन देखो डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है देखो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। देखो उम्मीद है सभी को क्लास पसंद आई होगी, और हो सकता है कि कुछ लोगों को देखो क्लास समझ नहीं भी आई होगी। तो देखो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तो देखो क्लास तब समझ आएगी जब तुम लोग का देखो सिलेबस एक बार हो चुका हो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो देखो इस प्लेटफॉर्म पे देखो हम आपको फ्री कॉस्ट में देखो क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो चीज़ों को, और अगर वीडियो अच्छी लगती है देखो सभी लोग लाइक शेयर करेंगे क्लास को। ठीक है, चलो थैंक क्लास।